अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम 2013 का पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे केएमडीसी का। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, टूथ टू टूथ कॉन्टैक्ट रिलेटेड वेयर इज़। वेयर की हमने चैप्टर नंबर 1 में टाइप्स पढ़ी थी कि इरोजन, एब्रेशन, एटरीशन, ये सारी एब्फ्रैक्शन, ये सारे हमारे पास वेयर की टाइप्स थी। तो हमारे पास क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे पॉइंट, टूथ टू टूथ। टूथ टू टूथ कॉन्टैक्ट की वजह से हमारे पास जो वेयर होता है वो कहलाता है एटरीशन। दैन रेट ऑफ हीट फ्लो पर यूनिट टेम्परेचर इज कॉल्ड, ये हमने चैप्टर 2 की डेफिनेशन में पढ़ा था। थर्मल कंडक्टिविटी को हम कहते हैं कि रेट ऑफ हीट फ्लो पर यूनिट टेम्परेचर। टाइम डिपेंडेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड, क्या है, अब इसका यहाँ पे आपने ये वर्ड देखना है। टाइम डिपेंडेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कह रहे हैं, जिसकी वो है क्री। जिप्सम यूज्ड इन डेंटिस्ट्री इज बेस्ड अपॉन, क्या लिखा हुआ है, जिप्सम जो हम डेंटिस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं वो किस फॉर्म में होता है, हेमी हाइड्रेट फॉर्म में होता है। ठीक है, फिर है स्ट्रेंथ ऑफ जिप्सम इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू विच वन ऑफ द मेन फैक्टर। ठीक है, क्या है कि जिप्सम की जो स्ट्रेंथ होती है, ये हमने अपने फैक्टर्स के अंदर पढ़ा था कि जिप्सम की स्ट्रेंथ जो होती है ना, वो उसकी पोरोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। मीन्स कि जितना मटेरियल हमारे पास पोरस होगा उतनी ही उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पोरोसिटी ऑफ मटेरियल है। द सेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिप्सम प्रोडक्ट्स कैन बी मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड बाय, जो सेटिंग करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिप्सम की, वो किससे अफेक्ट करती हैं, द प्रेजेंस ऑफ अनकन्वर्टेड डाईहाइड्राइट। जाहिर सी बात है, जो डाईहाइड्राइट है अगर वो कन्वर्ट नहीं हुआ हेमी हाइड्राइट के अंदर तो सेटिंग करेक्टरिस्टिक्स भी तो इफेक्ट करेगा ही ना। अगर यही कन्वर्ट नहीं हुआ तो जिप्सम हमारे पास कैसे सेट हुआ। मॉडलिंग वैक्स कंसिस्ट मेनली ऑफ मिक्सचर ऑफ, मॉडलिंग वैक्स के अंदर कौन कौन से मिक्सचर होता है, पैराफिन वैक्स और बीस वैक्स, और दोनों की रेशियो होती है 3:1। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, पैराफिन एंड बीस वैक्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डेंटल वैक्सेस इज, डेंटल वैक्सेस की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, सॉलिड सॉलिड ट्रांजिशन टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, डायमेंशनल स्टेबिलिटी, ब्रिटलनेस। तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जैसे पता है जितना हमारे पास जो वैक्स होगा वो एक्सपेंड होगा तो उसकी उतनी ही प्रॉपर्टीज अच्छी होंगी। पैटर्न वैक्सेस इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, पैटर्न वैक्सेस के में क्या क्या होती हैं, स्टिकी वैक्स, कार्डिंग वैक्स, कास्टिंग वैक्स, करेक्टिव वैक्स और इनले वैक्स। तो पैटर्न वैक्सेस हमारे पास हमने 3 पढ़ी थी, इनले, कास्टिंग और मॉडलिंग। अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस लिखे हुए हैं, इनले और कास्टिंग। तो यहाँ पे आई गेस कि जो है ऑप्शंस में इन्होंने शायद कुछ मिस्टेक की हुई है, वरना आंसर्स इसके दोनों सही है, कास्टिंग भी और इनले भी। जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर, हमने बॉन्ड इन्वेस्टमेंट मटेरियल्स पढ़े थे ना, तो जिप्सम बॉन्डेड, सल्फेट बॉन्डेड और फॉस्फेट बॉन्डेड थे। तो जिप्सम बॉन्डेड हमारे पास किस में यूज़ होते हैं, गोल्ड कास्टिंग अलॉयस के अंदर यूज़ होते थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, नोबल मेटल यूज्ड इन द ओरल कैविटी। नोबल मेटल्स ये सारे हैं, लेकिन ओरल कैविटी के अंदर कौन सा यूज़ हो रहा है, तो ये हमारे पास यूज़ हो रहा है अमलगम। स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन विच इज कार्बन कंटेंट लेस देन, स्टील हमने पढ़ा था कि आयरन और कार्बन दोनों को मिलाकर हम स्टील कहते हैं, और कार्बन इसके अंदर होता है 2%। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया, 2%। फॉर कास्टिंग अ निकल क्रोमियम क्राउन द मोस्ट सुटेबल इन्वेस्टमेंट मटेरियल वुड बी, निकल क्रोमियम क्राउन के लिए हमने पढ़ा था कि जो फॉस्फेट बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल होता है वो सबसे सूटेबल होता है। वन ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट मटेरियल इज, इन्वेस्टमेंट मटेरियल का फंक्शन क्या था, ये हमारे पास जब हमें कास्टिंग करनी होगी तो जो हमें इसका मोल्ड बनाना होगा वो बनाते हैं हम इन्वेस्टमेंट मटेरियल से। तो पहले ऑप्शन लिखा है टू फॉर्म अ मोल्ड प्रायर टू कास्टिंग, कास्टिंग से पहले जो हमें मोल्ड बनाना है उसके लिए हम यूज़ करें। रैपिड कूलिंग, आपने पहला ही वर्ड देखा रैपिड कूलिंग, और रैपिड कूलिंग से फ़ौरन आपके जहन में आया क्वेंचिंग। रैपिड कूलिंग किसे कहते हैं, क्वेंचिंग को कहते हैं। फिर हमारे पास है टेम्परिंग ऑफ मेटल्स, टेम्परिंग ऑफ मेटल्स कहते हैं इंक्रीजेज हार्डनेस एंड टफनेस, क्या हो मेटल्स के अंदर हार्डनेस भी ज़्यादा आ जाए और टफनेस भी ज़्यादा आ जाए, या हार्डनेस ज़्यादा हो जाए टफनेस कम हो जाए, या डिक्रीज हार्डनेस बट इंक्रीज टफनेस। तो टेम्परिंग ऑफ मेटल्स हमने मेटल वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, किसे कहते हैं हम कि हार्डनेस को कम कर दें लेकिन उसकी टफनेस को बढ़ा दें। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट। सॉफ्टनिंग हीट ट्रीटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एनिलिंग, सॉफ्टनिंग हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, एनिलिंग। तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि बहुत बेसिक से जो डेफिनेशंस हम पढ़ते आ रहे हैं ना, वही सारी चीज़ें इसके अंदर यूज़ होती हैं। रिगार्डिंग गोल्ड अलॉयस, गोल्ड अलॉयस का अगर हम देखें तो टाइप्स हमने पढ़ी थी, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। कहते हैं टाइप 4 आर द सॉफ्टेस्ट, सब टाइप 4 तो सबसे हार्डेस्ट होता है, तो ये तो हो गया गलत। टाइप 4 आर यूज फॉर क्राउन एंड ब्रिज, हाँ ये सही बात है। टाइप 4 आर यूज फॉर मेकिंग इनलेस, नहीं। टाइप 3 को यूज़ करते हैं। टाइप 1 इज यूज फॉर मेकिंग क्राउन्स, नहीं ये भी नहीं। स्मॉल इंक्रीज ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोड्यूसेस ग्रेट चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस मेटल अलॉयस। अब क्या कहा है इन्होंने कि
हम मेटल के अंदर किसकी प्रॉपर्टी को बहुत थोड़ा सा इंक्रीज़ करें तो वो पूरी बेस मेटल अलॉय की प्रॉपर्टी को चेंज कर देगा। तो हमने पढ़ा था कि मेटल्स वाले चैप्टर के अंदर कि मेटल्स के अंदर अगर हम कार्बन कंटेंट को कम कर दें, बढ़ा दें, तो वो पूरी प्रॉपर्टीज़ को डिस्टर्ब कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा तो हमारे पास जो मेटल होगा वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ब्रिटल हो जाएगा। अगर कार्बन कंटेंट कम हो गए तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा। तो इस वजह से कार्बन की वजह से उसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। द मैथड विच इन्वॉल्व्स हीटिंग द मटेरियल, अब क्या है, एक ऐसा तरीका जिसके अंदर हम मटेरियल को हीट करते हैं अंटिल इट बिकम्स मॉल्टन, जब तक के वो बिल्कुल मेल्ट ना हो जाए, एंड फोर्स्ड इनटू एन इन्वेस्टमेंट मोल्ड मेड ऑफ वैक्स पैटर्न। और फिर किस में डालते हैं हम? इन्वेस्टमेंट मोल्ड के अंदर डालते हैं। तो पूरा वो पैटर्न क्या है? कास्ट के। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया? कास्टिंग, क्योंकि कास्टिंग के अंदर हमने पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट मटेरियल का मोल्ड बना हुआ होता है और उसके अंदर हम मोल्टन अलॉय को डालते हैं। मेटल ऑक्साइड्स आर एडेड टू पोर्सलिन इन ऑर्डर टू, पोर्सलिन के अंदर हम मेटल ऑक्साइड्स डालते हैं, क्यों? अच्छा, सिरेमिक्स एंड पोर्सलिन अभी मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी, लेकिन यहाँ पर एक एमसीक्यू आ गया तो इसको हम देख लेते हैं कि पोर्सलिन के अंदर हम मेटल ऑक्साइड्स इसलिए डालते हैं ताकि उसका कलर अच्छा हो जाए। पोर्सलिन क्या होता है? एस्थेटिकली बहुत अच्छा होता है, तो उसका कलर प्रोवाइड करने के लिए हम उसके अंदर मेटल ऑक्साइड्स डालेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज़ यूज फॉर पोर्सलिन एचिंग, अब हमने एचिंग वाले चैप्टर्स पढ़े थे, लेकिन पोर्सलिन की जो हम एचिंग करते हैं ना, वो करते हैं हम हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से, और वैसे जो हम एचिंग करते हैं वो करते हैं फॉस्फोरिक एसिड से। पढ़ा था 37% फॉस्फोरिक एसिड से हम जो है एचिंग करते हैं। लेकिन पोर्सलिन की एचिंग का जब नाम आ जाए ना, पोर्सलिन का नाम आ जाए, तो फिर आपने क्या याद रखना है? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। सही है। तो आपने यहाँ पर इन क्वेश्चंस के अंदर ध्यान रखना है कि जब सिर्फ एचिंग लिखा होगा तो आपने फॉस्फोरिक एसिड को टिक करना है, और अगर पोर्सलिन एचिंग लिखा होगा तो हमने हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को करना है। द क्वालिटी ऑफ पोर्सलिन मोस्ट डिज़ायरेबल इज़, जो हमारे पास पोर्सलिन को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो किस वजह से करते हैं कि या उसकी कौन सी प्रॉपर्टी जो मोस्ट डिज़ायरेबल है, तो वो उसकी है रिक्वायरमेंट ऑफ कलर। मीन्स कि पोर्सलिन जब भी हमने क्राउन्स वगैरह लगाने हैं तो उसमें हमने उसके कलर रिक्वायरमेंट को सबसे पहले देखना है। क्वेश्चन नंबर 24 इज कॉन्ट्रैक्शन पोरोसिटी इन एक्रेलिक इज कॉज्ड बाय, सही है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझिएगा। इसके अगर हम पहले ऑप्शन देखें तो लिखा हुआ यूज़ ऑफ इनसफिशेंट मोनोमर, मोनोमर को कम यूज़ करने की वजह से। यूज़ ऑफ इनसफिशेंट मटेरियल, सॉरी, दूसरा है टेम्परेचर ऑफ द डो इज़ रेज्ड अबव 100 सेल्सियस, ये भी हमारे पास एक चीज़ हमने पढ़ी थी। एप्लीकेशन ऑफ इनसफिशिएंट प्रेशर, हाँ ये भी देखा था। यूज़ ऑफ इनसफिशिएंट मटेरियल, ये तो हमने कुछ नहीं पढ़ा था। तो मुझे लग रहा है कि यार ये तीनों ऑप्शंस मैंने कहीं पढ़े हुए, लेकिन कैसे मुझे पता चलेगा कि इसका सही है? तो हमने 3 चीज़ें देखी थी। कॉन्ट्रैक्शन पोरोसिटी, कॉज मतलब जो इसका रीज़न है कि किस वजह से होती है, तो वो होता है यूज़ ऑफ इनसफिशिएंट प्रेशर। इनसफिशिएंट प्रेशर अगर हम लगाएं ना, तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन पोरोसिटी होती है। कॉन्ट्रैक्शन पोरोसिटी इंक्रीज़ कब होती है? तो वो इंक्रीज़ कब होती है कि अगर डो का टेम्परेचर मैं बढ़ा दूँ 100 सेल्सियस, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन पोरोसिटी का एक तो ये पढ़ लिया कि इसका कॉज क्या है, एक हमने ये पढ़ लिया इंक्रीज़ कब होती है कि जब डो टाइम मतलब उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करता है। एक फिर हमने पढ़ी थी ग्रैनुलर पोरोसिटी, ग्रैनुलर पोरोसिटी होती है इनसफिशिएंट मोनोमर को यूज़ करने से। अगर हमने इनसफिशिएंट मोनोमर यूज़ कर लिया तो वो तो होगी ग्रैनुलर पोरोसिटी। कॉन्ट्रैक्शन पोरोसिटी के ये 2 रीजंस थे। अब यहाँ पर वापस से आते हैं क्वेश्चन पे। कॉन्ट्रैक्शन पोरोसिटी इन एक्रिलिक इज कॉज्ड बाय, अब कॉज्ड लिखा हुआ है तो हमने इसका रीज़न देखना है कि कॉज किससे हो रही है? इनसफिशिएंट प्रेशर से। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, एप्लीकेशन ऑफ इनसफिशिएंट प्रेशर। यूज़ ऑफ इनसफिशिएंट मोनोमर, ग्रैनुलर पोरोसिटी कहता है। डो का टेम्परेचर रेज हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्शन पोरोसिटी इंक्रीज कर रही थी। तो मतलब क्या है कि तीनों रीजंस दे दिए, अब बंदा यहाँ पर कंफ्यूज हो सकता है। द मटीरियल्स यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कास्ट पार्शल डेंचर, कास्ट पार्शल डेंचर बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं कोबाल्ट क्रोमियम अलॉयज, ये हमने लेक्चर में देखा था। रिलाइनिंग इज, अब यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं? ये क्वेश्चन है डेंचर लैंडिंग मटेरियल्स का। रिलाइनिंग इज पूछ रहा है रिप्लेसमेंट ऑफ इंटायर डेंचर बेस, पूरी डेंचर बेस को रिप्लेस कर देना, ये तो गलत है, ये तो होता है रीबेसिंग को कहता है, सही है। रीसरफेसिंग ऑफ टिश्यू सरफेस, अच्छा देखते हैं इसको सही है या नहीं सही। पॉलिशिंग ऑफ डेंचर बेस, रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू सरफेस, ये तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, ये कुछ होता नहीं है। तो रिलाइनिंग क्या होते हैं हमारे पास? पॉलिशिंग ऑफ डेंचर बेस, इसको हम कहते हैं रिलाइनिंग। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर मिक्सिंग एंड मैनिपुलेटिंग अ मटीरियल इज, मटीरियल को मिक्स करना और मैनिपुलेट करने के लिए जो हमें टाइम रिक्वायर्ड होता है वो कहलाता है उसका वर्किंग टाइम।
द प्राइमरी रोल ऑफ एंटीरियर टीथ इन डेंचर इज, एंटीरियर टीथ जो होते हैं डेंचर के अंदर, उनका प्राइमरी रोल क्या होता है? तो देखो इसमें हमारे पास अगर आप देखें तो टू इंसाइज फूड भी होता है, एस्थेटिक्स भी होगा, स्पीच भी होगा, मेस्टिकेशन भी होगा, लेकिन जो मोस्ट प्रिफरेबल आंसर है इसका वो है एस्थेटिक्स। जैसी बात है किसी के सामने के दांत ही नहीं होंगे डेंचर में तो वो एस्थेटिकली कैसा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग अगार। अगार और एलिजिनेट हमने पढ़ा था। अगार क्या है? इट इज़ एन इरिवर्सिबल हाइड्रोक्लाइड। गलत, ये तो क्या था? रिवर्सिबल था, ये स्टेटमेंट गलत हो गई। यूज्ड एज फाइनल इंप्रेशन मटेरियल इन कंप्लीट डेंचर्स, नहीं, प्राइमरी इंप्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ वाइडली यूज्ड एज अ डुप्लीकेशन मटेरियल इन डेंटल लेबोरेटरीज, डज नॉट अंडरगो साइनर्सिस एंड इम्बिबिशन। अगार की तो मेन प्रॉपर्टी ही यही है कि इसके अंदर साइनर्सिस और इम्बिबिशन होती है क्योंकि ये हाइड्रोक्लाइड है। तो ये तीन स्टेटमेंट्स गलत हो गए, इसका मतलब यही वाली सही है कि डेंटल लेबोरेटरीज के अंदर हम अगार को यूज़ करते हैं। नॉन इलास्टिक इंप्रेशन मटेरियल इंक्लूड, नॉन इलास्टिक और इलास्टिक हमने पूरी वो देखी थी क्लासिफिकेशन इंप्रेशन मटेरियल्स की, तो उसमें से नॉन इलास्टिक जो था वो था जिंक ऑक्साइड इथेनॉल पेस्ट। मेन डिसएडवांटेज ऑफ अगार, अगार का जो सबसे मेन डिसएडवांटेज है वो उसकी पुअर डायमेंशनल स्टेबिलिटी, ये हम सब लेक्चर्स में देख चुके हैं।